कैपिटल स्पोर्ट विद शकील शेख के साथ में हूं नवीद खोकर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में बात करेंगे बाबर आजम आईसीसी ऑफ द ईयर 2022 के हवाले से क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़े एक बार फिर। और बाबर आजम के हवाले से ही बात करेंगे। उन्होंने ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है पीएसएल के लिए। बात करेंगे पीएसएल 8 की, जहां पे 13 फरवरी से जो इवेंट शुरू हो रहा है और 2 फरवरी तक तमाम प्लेयर्स को वापस पाकिस्तान रिपोर्ट करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं पीसीबी की तरफ से। जितने भी लड़के बीपीएल खेल रहे हैं उन्हें भी कहा गया कि वो फौरी तौर पर पाकिस्तान और लाहौर में आकर रब्ता करें। हारून रशीद चीफ सेलेक्टर तैनात कर दिए गए। हमारे शो के रूह रवां हैं, उनके साथ ही हारून रशीद हैं, वो भी चीफ सेलेक्टर के तौर पे आ गए हैं पीसीबी में। साथ ही बात करेंगे वहाब रियाज हैं, जो वो इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए और वज़ीर खेल उन्हें बना दिया गया पंजाब का। इस पे बात करेंगे। और आज हम क्रिकेट के साथ बात करेंगे फुटबॉल के हवाले से, जहां पाकिस्तानी लड़कियों ने सऊदी अरब में जाके झंडे गाड़ दिए और हमने देखा कि सऊदी अरब को 1-1 से मैच बराबर करके पाकिस्तान ने 4 मुल्की टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन हासिल कर ली है। उसके हवाले से बात करेंगे। साथ बात करेंगे पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, पाकिस्तान के लड़के हों या लड़कियाँ हों, उनके हवाले से पाकिस्तान फुटबॉल में कितना मशहूर है, इस पर बात करेंगे। बहुत सारी खबरें जुड़ी हैं हमारे पास फुटबॉल के हवाले से, हॉकी के हवाले से और क्रिकेट के हवाले से। सबसे पहले बात करते हैं फुटबॉल के हवाले से। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं आज मलिका नूर, वाइस कैप्टन हैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम की, नेशनल टीम की। मलिका, आपको खुश आमदीद कहते हैं स्टूडियो में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अभी मैच चल रहे थे पाकिस्तान के सऊदी अरब में, पाकिस्तान का सऊदी अरब में। हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के देख रहे थे। कमाल किस्म की कारकर्दगी दिखाई आप लोगों ने। और पाकिस्तान फुटबॉल में जैसे हम लोग समझते थे शायद ख़त्म हो गया, बिल्कुल फुटबॉल लड़कों का तो ख़त्म हो ही गया था, लड़कियों ने ऐसी कारकर्दगी दिखा दी, मतलब पाकिस्तानी लोग सोच नहीं सकते थे। क्या कहना चाहेंगी इस 4 मुल्की इवेंट के हवाले से? आपको लगा होगा ख़त्म हुआ है क्योंकि मीडिया पे नहीं आ रहा था, इवेंट्स वगैरह नहीं हो रहे थे, लेकिन एट द बैक हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। हमारी ट्रेनिंग वैसे ही चल रही थी, इवेंट्स नो इवेंट्स हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, हम अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। तो इस वजह से ज़्यादा लोगों को लग रहा था फ़ुटबॉल ख़त्म हुआ है। तो जब फ़ुटबॉल दोबारा बैन उठा एंड हम लोगों ने इवेंट में पार्टिसिपेट किया, तब अब लोगों को आइडिया हो गया है कि लाइक बैन हटा है फुटबॉल। आई मीन इंटरनेशनल फोरम पे हम लोग गए हैं, रिप्रेजेंट किया है, ये काफ़ी अरसे बाद हुआ है। बट टीम की परफॉर्मेंस आपने देखी होगी कितनी अच्छी थी। लाइक सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद, अच्छा सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद, 1-1.5 महीना आप कर लें, उस ट्रेनिंग के बाद हम लोगों ने जाके ऐसी परफॉर्मेंस दी है। हमारे लिए तो बहुत एजाज़ की बात है क्योंकि हम लोग लाइक फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के लिए कोई मेडल लेके आए हैं। हाँ बिल्कुल। और मैंने ये बात देखी है कि वहाँ पे जो लड़कियाँ थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जैसे वो फाइट कर रही थी अगेंस्ट सऊदी अरब। सऊदी अरब फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेलता है उनकी, और उनके आपने स्टेडियम भी, उनके ग्राउंड्स भी देखे होंगे, उनकी कोचेस भी देखे होंगे। वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं फुटबॉल के ऊपर क्योंकि नेशनल गेम है सऊदी अरब की। तो इस हवाले से काफ़ी मुश्किल नहीं आपको पेश आई, स्पेशली सऊदी अरब के मैच में? सच नहीं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ख़राब वाले ग्राउंड में खेल के गए थे। तो यहाँ इसके हम लोग आदी हो गए थे कि लाइक हम लोगों ने हर सिचुएशन में खेलना है। आपको पता है पाकिस्तान में ग्राउंड्स की सिचुएशन क्या है। तो वहाँ जब गए, वहाँ पे ग्राउंड्स इतने लाइक प्रॉपर स्टैंडर्ड वाले ग्राउंड थे, तो लाइक उस चीज़ की हमें और खुशी थी कि लाइक ये प्रॉपर उन्होंने हमें सेटअप दिया हुआ है, तो हमें जितना फुटबॉल आता है हमने उस तरह परफॉर्म करना है। तो हम लोगों ने जी जान पूरी मारी। सऊदीया ऑब्वियसली काफ़ी अर्से से ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन हमने बहुत टफ टाइम दिया है। तो मेरे ख्याल से हम लोग सब कोचेस, हम सब प्लेयर्स सेटिस्फाइड हैं कि हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है। और मैं ज़रा आप पे वो उस किक के हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा, जो फ्री किक थी मारिया खान की, आपकी कैप्टन की, बहुत फेमस हुई। और उस किक के बाद लोग उन्हें बहुत बड़े फुटबॉलर्स के साथ मिला रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। वो बड़ा वो फ़ख्र भी महसूस कर रही हैं। उनके पीछे से मैं इंटरव्यू भी सुन रहा था एक निजी टीवी के ऊपर से। तो वो उस किक के बाद जो आपका मोराल था उस ग्राउंड के अंदर, हमने वो भी देखा, यहाँ लाइव देखा हमने पाकिस्तान में बैठ के, अब बहुत ज़्यादा हाई था। मैं चाहूँगा ज़रा वो लम्हात आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। मैं क्या बोलूँ, ऑब्वियसली हम लोग पे 1 गोल किया था सऊदी ने, और फिर हमारे दिमाग में सबसे पहले ये था कि हमने ये गोल उतारना है। और हम लोग पहले थोड़ा सा भी डिफेंसिव खेल रहे थे, हम लोग सारा भूल के आगे अटैकिंग खेलना शुरू हो गए। एंड लकीली हमें फ्री किक मिली वहाँ से, जो मारिया कैंप में ट्रेनिंग करती थी स्विंग मारने की, उस फ्री किक की बहुत ट्रेनिंग कराई थी सर ने, और वो जो है ना वहाँ पे हमारे काम आई, वो हमारे वहाँ काम आई, और उसने गोल किया। उसके बाद लाइक हम रो भी रहे थे, हम हंस भी रहे थे, मतलब बहुत मिक्स फीलिंग थी कि लाइक हम लोगों ने जो गोल हम पे पड़ा था वो उतारा है। तो या मिक्स्ड इमोशंस थे। नहीं मैं और इस हवाले से स्पेशली इससे पहले आपका मॉरिशस के साथ मैच था, कमोरोस के साथ मैच था, आपने कौन सा मैच जीता, कौन सा हारा, मैं ज़रा वो भी सुनना चाहूँगा। हमारे नाज़रीन भी चाहते हैं कि आज आपके साथ वो सारी बातें शेयर की जाएँ, आप वो सारी चीज़ें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें कि जो उस सारे इवेंट के अंदर आपके साथ हुआ।
फर्स्ट मैच हमारा कोमोरोस के साथ था, उससे हम 1-0 जीते थे। देन सेकंड मैच हमारा मॉरिशस के साथ था, जिससे हम 2-1 हारे। तो उसके बाद थर्ड मैच सऊदी के साथ था। ठीक है, तो कितना मुश्किल होता है जब इतने लंबे टाइम के बाद आप आते हैं किसी भी इवेंट के अंदर, इंटरनेशनल इवेंट के अंदर आते हैं आप, और फिर वहाँ पर भी जाके बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। कोमोरोस को भी आपने हराया, यकीनन वो अच्छी टीम है। मैं आज रैंकिंग देख रहा था पाकिस्तान की इंटरनेशनली, तो हमारी जो ख़वातीन की टीम है उसकी 160वें नंबर पे हम रैंक कर रहे हैं। आप 160वें नंबर के ऊपर से जाके देखें, बांग्लादेश है वो भी 140 पे है, इंडिया या 61 पे इंडिया, और श्रीलंका 155 पे है। यानी कि हमारे खित्ते के जितने भी ममालिक हैं वो हमसे आगे। अब नीचे रैंक की ख़वातीन जाके आप इतने बड़े इवेंट को जाके खेलती भी हैं और वहाँ से जीत के भी आती हैं। इससे पहले जो हमारा बैन उठते ही सैफ कप हुआ था, वो मेरे ख्याल से हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जिसने हमें हेल्प किया है ये इवेंट जीतने में। क्योंकि वो जब बैन उठा था हम लोग फीफा रैंकिंग में आ ही नहीं रहे थे, रैंक से आउट हो गए थे। ठीक है। तो उस इवेंट की वजह से दोबारा हम रैंकिंग में इंटर हुए हैं और फिर जो है ना हम 160 पे आए हैं। हमारे लिए ये वाला जो है ना, ये जो सऊदी में इवेंट हुआ है, मेरे ख्याल से नेपाल वाले इवेंट की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से हमारे लिए थोड़ा सा आप बोल लें कि थोड़े कंफर्टेबल हो गए थे कि क्योंकि वो जो नेपाल वाला था 8 साल बाद फर्स्ट टाइम था, और ये वाला हम लोगों ने उस इवेंट के 2 महीने बाद अब ये सेकंड इवेंट खेला, तो उसने हमें बहुत हेल्प किया। तो नेपाल वाले इवेंट में आपने कितने मुल्कों के साथ पाया? इंडिया के साथ भी शायद आपका मैच हुआ नहीं, था? इंडिया के, हाँ, हमारा इंडिया के साथ मैच हुआ था जी। हम इंडिया से भी हारे थे, बिल्कुल इंडिया के साथ मैच आ रहे थे, तो काफी वैसे प्रेशर हुआ होगा उस मैच को भी लेकर? बहुत, हमारा पहला मैच ही इंडिया के साथ था, तो हमने फुल कोशिश की थी, लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं मिला हुआ था, इतना अरसे से हम ब्रेक पे थे। लोकल खेलना और डिफरेंट बाहर अब्रोड खेलना बहुत डिफरेंट होता है, तो उस वजह से हम थोड़ा सा मार खा गए। वरना फिर मेरे ख्याल से अगर ऐसे कंटिन्यू करते रहे तो हम इंडिया बीट करेंगे बिल्कुल। लेकिन वो बात ये है कि आप देखिए, आप 160 के ऊपर हम बैठे हुए हैं। पाकिस्तान फुटबॉल 160 के ऊपर है, वमेन फुटबॉल की बात कर रहे हैं, और इंडिया सिर्फ 60 के ऊपर है। 100 ममालिक हैं जो सेंटर में हैं आपके साथ खेलते हैं, तो फिर यकीनन इंडिया के साथ। लेकिन उस इवेंट में भी आपने यकीनन कोई अच्छी परफॉर्मेंस जो आपको याद हो, जो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? हाँ, हम लोग मालदीव से जीते हैं 7-1। हाँ, मालदीव से जीते हैं। तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि 8 साल बाद हम लोग गए हैं। इतना फुटबॉल में इन टीम्स थी, सारी ट्रेनिंग कर रही थी, और हम लोग अचानक उठ के गए थे और हम लोगों ने एक टीम को इतने मार्जिन से हराया था। तो उसके बाद फिर पता चला, लोगों को पता चला, फेडरेशन को पता चला, उन्होंने कहा कि नहीं, लड़कियों में टैलेंट है, जस्ट उनको जो है और पॉलिश करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग्स कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं ज़रा बात करना चाहूँगा पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से ओवरऑल, कि आप क्या समझती हैं पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए फ़ुटबॉल में कितना कैरियर आगे मौजूद है? फ्यूचर क्या है पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का? जब मैंने खेलना शुरू किया था तब तो कैरियर नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था हमें कि आगे जाके क्या करेंगे। बट अब जो है ना, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ आ गए हैं, प्लेयर्स खेलते हैं, लोकली खेलते हैं, नेशनल लेवल पे खेलते हैं, इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। समटाइम्स आप जब अच्छे प्लेयर होते हो तो आपको इंटरनेशनल क्लब्स बुलाते हैं, आपको लीग्स में खेलने के लिए बुलाते हैं। तो मेरे ख्याल से वो सारे डिपेंड करते हैं बंदे की डेडिकेशन पे कि वो कितना इन्वॉल्व है फुटबॉल में। तो हमारे यहाँ कोई ख़वातीन की लीग्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं या हमारी पाकिस्तान फुटबॉल की? हमारी लड़कियां कुछ गई हैं खेलने के लिए, बैन से पहले ऑब्वियसली। अब एक सिस्टम शुरू हो रहा था, हाजरा खान, मापारा, ये गए थे हम लीग खेलने के लिए, मालदीव्स और बांग्लादेश, एंड मेरे ख्याल से गए थे काफ़ी लड़कियां, लेकिन बैन की वजह से फिर सब स्टॉप हो गया था। अब दोबारा मेरे ख्याल से बातें चल रही हैं कि प्लेयर्स जाएंगे खेलने के लिए डिफरेंट लीग्स। ठीक है, तो आपका भी किसी के साथ, किसी लीग के साथ कोई कोऑर्डिनेशन है, या फ्यूचर में अगर आपके साथ कोई कॉन्टैक्ट करता है तो आप यकीनन रेडी हैं? जी, इन प्रोसेस है जी, जब वो होगा तो पता चलेगा। बिल्कुल श्योर। मैं ये पूछना चाहूँगा, ज़रा हम आपकी कैरियर के ऊपर आ जाते हैं। आप की पैदाइश, जाई पैदाइश है वो है गिलगित बल्तिस्तान। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था आप बता रही थी मुझे? हुंजा। तो हुंजा से पाकिस्तान फुटबॉल टीम की वाइस कैप्टन बनना मतलब काफ़ी मुश्किल नहीं है ये ट्रैक सारे के सारा जो आपने गुजारा? इनिशियली थोड़ा सा था, क्योंकि वहाँ पे ये फ़ुटबॉल में या स्पोर्ट्स में लड़कियों का जाना बहुत कॉमन नहीं था। तो मैं उन चंद लोगों में से हूँ जिन्होंने जो है ना फुटबॉल का बोलें या स्पोर्ट्स का ट्रेंड वहाँ पे सेट किया है। तो थोड़ा सा शुरू में थोड़ी बातें सुनने को मिली थी, लेकिन कहाँ से, फैमिली से या नहीं? फैमिली नहीं, फैमिली शुरू से ही बहुत सपोर्टिव रही है, बल्कि हमारे पेरेंट्स हमें खुद लेके गए हैं कि खेलो जाके। तो पेरेंट्स से बिल्कुल भी नहीं, फैमिली से बिल्कुल भी नहीं। आउट ऑफ फैमिली थोड़े से कुछ लोग थे, ज़्यादा नहीं, कुछ लोग थे जिनको थोड़ा सा हमारे शॉर्ट्स पहन के खेलने से, हमारे ऐसे लोगों के सामने
सामने खेलने से थोड़ा सा मसला था, बट विद टाइम जैसे हमने परफॉर्म किया और उनकी कम्युनिटी का, हमारी कम्युनिटी का नाम आ गया कि हुंजा से गए हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब वो सारे हमारे फेवर में आ गए हैं, तो अब सब कुछ ठीक है। तो आप क्या वहाँ से आप इस्लामाबाद आई, उसके बाद आपने ज्वाइन किया है शायद यंग राइजिंग स्टार को 2007 में आई थिंक जी। अभी तक आपने 200 मैचेस खेले हैं और 94 गोल किए, बहुत ह्यूज नंबर है 94 गोल पाकिस्तान में एक फ़ुटबॉल वमेन के लिए। तो टारगेट क्या है, मज़ीद टारगेट क्या है, मैचेस कितने खेलने हैं आपने मज़ीद, और फुटबॉल जो एक टारगेट आपने सेट किया हुआ यार मैंने तो 5 सेंचुरियाँ मारनी है, 500 फुटबॉल मैंने वो स्कोर करना है, 500 गोल तो मैंने करना ही है। या सो वायरस से मैंने खेलना शुरू किया है फुटबॉल, एंड अब मैं पाकिस्तान आर्मी के लिए खेलती हूँ, और गोल स्कोर मेरे ख्याल से मैं उस टाइम पे वही वाहिद बंदी थी जो फ्री किक्स काफ़ी लॉन्ग रेंज वाले और पावर वाले मारती थी, एंड टॉप ऑफ द डी मेरा एरिया था, वहाँ से शूटिंग करती थी, तो उस वजह से जो है ना मेरे स्कोर्स बहुत ज़्यादा थे, एंड मेरी पोजीशन भी अटैकिंग मिड और डिफेंसिव मिड या फिर सम टाइम जाके अटैकर खेलती थी। अब मैं थोड़ा डिफेंस पे आई हूँ, तो डिफेंसिव खेलती हूँ, सेंटर बैक खेलती हूँ, तो अब मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा स्कोर नहीं करूँगी, लेकिन रोकूंगी ज़रूर। सेंटर बैक जो होता है वो भी तो वैसे मास्टर होता है पूरे ग्राउंड का, वो तो पूरे ग्राउंड में जहाँ मर्जी चक्कर लगा ले। जी। हम भी ज़रा हॉकी खेलते रहे तो सेंटर हाफ ना, हमें आइडिया है कि सेंटर हाफ है जो लड़का या लड़की होती है वो तो पूरे ग्राउंड का मालिक होता है, वो तो घूमता है पूरे ग्राउंड में। सेंटर बैक नहीं, वो बिल्कुल गोलकीपर के आगे होता है, वो इधर उधर ज़्यादा जा नहीं सकते। वो ये होता है कि वो पीछे से बैठ के मतलब सबको कवर करता है, देखता है, बताता है लोगों को, एंड समटाइम्स कॉर्नर्स या फ्री किक्स मिलते हैं तो आगे जाके हम हेडर पे या फ्री किक पे गोल कर सकते हैं, तो ऐसा वाला है। लेकिन इंशाल्लाह जितने गोल होंगे मैं करूँगी। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान आर्मी से आप खेलती हैं, और आपका कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा दिन जो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें जो आपके लिए बड़ा एक्सक्लूसिव था, बड़ा यूनिक था? आप कोई इंडिया का मैच था या सऊदी अरब में कोई मैच था या पाकिस्तान के अंदर किस तरह का दिन था जब आप समझती हैं कि वो आपके लिए बड़ा यूनिक डे था, और आप अपने जो मज़ीद आने वाली लड़कियां हैं, फ़ुटबॉल में आने वाली लड़कियां हैं, उनके साथ शेयर करना चाहें? सो 2019 में मैं जो है ना 2 साल के गैप के बाद फुटबॉल खेली थी, कराची में नेशनल चैम्पियनशिप हो रही थी, और हमारा फाइनल था KU के अगेंस्ट, और हमारा सेमीफाइनल था सब लिखा है वापडा एंड आर्मी का जब मैच होता है वो एक तरह से इवेंट का फाइनल मैच होता है, तो हमारा सेमीफाइनल उनके साथ था। एंड इस चैम्पियनशिप का ये मैच मुझे इसलिए याद है क्योंकि बहुत से लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ये बच्चों के बाद आई है एंड ये compete नहीं कर पाएगी, जस्ट पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक मेंटालिटी बनी हुई है कि शादी होगी, बच्चे होंगे तो फुटबॉल खेलना छोड़ देंगे, या फिर अगर कोई खेलता भी है तो वो पीछे जाके खड़ा हो जाएगा, भागना शागना उसको कुछ नहीं आएगा। तो जब वो हम लोगों ने मैच खेला और फिर पेनल्टीज़ पे हमारा मैच गया था, एंड मेरी पेनल्टी मैच डिसाइडिंग पेनल्टी थी, और फिर मैंने वो गोल किया और हम लोग फाइनल में गए। तो वो मुझे याद है कि जब सारे बाहर से हुटिंग कर रहे थे कि मतलब मलिका वापस आई है, पुरानी मलिका वापस आई है, तो मेरे ख्याल से वो मोमेंट है। अच्छा, ये चले अब बात होगी, मैं ये जानना चाहता हूँ कितना एक मुश्किल होता है शादी से पहले खेलना और शादी के बाद खेलना। स्पेशली मैं ये चाह रहा हूँ कि उन लोगों को इनकरेज किया जाए कि जो मैरिज लाइफ के बाद समझते हैं कि शायद उनकी गेम ख़त्म हो गई है। आप उनके सामने बैठी हुई हैं, ये 2 बेबीज़ हैं आपकी, और उनके बावजूद आप फुटबॉल के अंदर खेलती हैं और इतने बड़े इवेंट्स आके खेलती हैं और अच्छा ही परफॉर्मेंस भी दे रही हैं। जी, आप मुश्किल होता है, नो डाउट। अगर शादी के बाद तो खैर मुश्किल नहीं होना चाहिए, बच्चे के बाद मुश्किल होता है। शादी के बाद तो पहले तो आप पार्टनर ऐसा चूज़ करो जो आपको सपोर्ट करे आपके फील्ड में। जी, अगर ऐसा पार्टनर मिलता है तो मेरे ख्याल से शादी के बाद कोई मसला नहीं होता। बेबीज़ के बाद यस इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, मुश्किल होता है, बट एट द सेम टाइम अगर आप कमिटेड हो अपने कैरियर को लेके, अपने पैशन को लेके, मैं हूँ लाइक मेरी मदर हैं जो मेरे बच्चों का ख्याल रखती है, उनकी वजह से मैं खेल रही हूँ, उनको पता है कि मुझे फ़ुटबॉल कितना पसंद है। सही। तो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो जिसने खेलना है ना वो थोड़ा सा कुछ चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कि अब मैं कैंप के लिए जाती हूँ तो मैं बच्चों को छोड़ के जाती हूँ। अब वो टाइम मैं वापस नहीं ला सकती हूँ, लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं गई हूँ तो आई विल मेक इट वर्थ इट। तो या इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट जो करना चाहते वो कर सकता है। अच्छा, पाकिस्तान में कोई प्लानिंग आपकी है इन फ्यूचर, कोई एकेडमी बनाना, कोई क्लब बनाना पाकिस्तान में लड़कियों के लिए कि जो फुटबॉल जो अफोर्ड नहीं कर सकती, जो खेल नहीं सकती, उनके लिए यहाँ इस्लामाबाद में या आपके अपने एरियाज़ में, हुंजा में जहाँ से आप बिलोंग करती हैं बेसिकली, कुछ तरह का प्लान्स हैं आपके? प्लान्स बहुत ज़्यादा हैं मेरे, लाइक सिर्फ इस्लामाबाद और गिलगित के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान में कुछ हम लोगों ने सोचा हुआ है। एक
बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उन अंडर प्रिविलेज जो बच्चे होते हैं, बच्चियां दोनों, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और आपको पता है कि वो जो बच्चे लाइक जिन्होंने हार्डशिप्स देखे हुए होते हैं वो ज़्यादा कम्पिटिटिव होते हैं। सही। तो उनके लिए हमारा प्लान है कि हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं। ठीक है, आप सऊदी अरब गई थी और वहाँ पे जाके आपने ज़बरदस्त पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी भी की और पाकिस्तान टीम ने भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। मैं जानना चाहूँगा सऊदी अरब के कल्चर में पाकिस्तान के कल्चर में बहुत फ़र्क है। मैं उस मैच को भी देख रहा था जहाँ पे आपके अगेंस्ट जो लड़कियाँ जो खेल रही थी, तो वहाँ काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं हुआ आप लोगों के लिए एक मुख्तलिफ कल्चर में जाके मैच खेलना? क्योंकि अगर आप यही मैच यूरोप में जाके खेलती हैं या किसी भी और मुल्क में जाके खेलती हैं तो काफ़ी ज़्यादा फेल नहीं होता। आप पाकिस्तान की टीम उन टीम्स के साथ मिलती जुलती है, पर सऊदी अरब की टीम है जो कल्चर बैरियर्स आपको नज़र नहीं आए वहाँ पे? अब जब आप फील्ड में उतरते हैं तो आपको कुछ नज़र नहीं आता। वो सामने वाले भी प्लेयर्स हैं, हम भी प्लेयर्स हैं, हमने फ़ुटबॉल खेलना है। एंड एज सच नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से तकरीबन एक तरह से ही खेल रहे थे। उनमें लड़कियां मैंने देखा वहाँ उनकी लड़कियां काफ़ी गॉन्स में थी और अब वही उनमें मिक्स थे। कुछ लड़कियां थी जिन्होंने स्कार्फ किया हुआ था, कुछ ने टाइट्स पहना हुआ था, कुछ सिर्फ शॉर्ट्स के साथ खेल रही थी। हमारी टीम सारे ने टाइट्स पहने हुए थे, तो हमने उनके कल्चर के साथ पूरा जो है ना एडजस्ट करने की कोशिश किया है। ठीक है, और कितना वहाँ से सीखने को कितना कुछ मिला पाकिस्तान टीम को? और पाकिस्तान की कितनी लड़कियाँ ऐसी थी जिनके लिए वो पहला इवेंट था सऊदी अरब का और वहाँ से वो बहुत ज़बरदस्त लर्न करके पाकिस्तान वापस आई हैं? मेजॉरिटी जो इस दफ़ा नेशनल टीम गई है उसमें सारी नई लड़कियाँ थी। उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था और लकीली वो फर्स्ट एक्सपीरियंस में ही मेडल लेके आ गए हैं। उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि बहुत टाइम टू टाइम हम लोगों ने उनको जो सीनियर्स हैं उन्होंने गाइड भी किया है। वहाँ पे जाकर उन्होंने खुद देखा भी है कि लाइक पाकिस्तान में फ़ुटबॉल क्या है और यहाँ पे आके क्या है, तो अब उन्होंने कितना काम करना है अपने पे। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के ऊपर कितना काम करने की मज़ीद ज़रूरत है, क्या समझती हैं आप? अब ट्रेनिंग के लिहाज से, ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान टीम की ट्रेनिंग के हवाले से अच्छा, पाकिस्तान हम लोगों का हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है कि हमारे ट्रेनिंग कैंप्स कंटिन्यू रखे जाएं, हमें एक्सपोजर दिया जाए, क्योंकि जितना आप खेलते हो उतना आपको एक्सपीरियंस होता है कि आप टफ टीम्स के सामने कॉन्फिडेंस से खेलते हो। सही। या अच्छा, यहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, आप उसके ग्राउंड में भी खेलती रही होंगी, यकीनन प्रैक्टिस वगैरह करती होंगी। मैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की बात कर रहा हूँ। कितना फैसिलिटेट करता है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि फुटबॉल फेडरेशन डायरेक्ट फीफा के फंड्स के थ्रू चलता है। तो मेरे ख्याल से पीएसबी मुझे नहीं पता करता भी है कि नहीं करता फुटबॉल के लिए। सारा मेरे ख्याल से फीफा संभालता है। अच्छा, पाकिस्तान में एक इशू चल रहा है जो बैन भी हुआ था पाकिस्तान, आपको पता है पॉलिटिक्स है फुटबॉल के अंदर भी। आप क्या समझती हैं, इस पॉलिटिक्स ने पाकिस्तान फुटबॉल को कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया? बहुत ज़्यादा, बहुत से प्लेयर्स ने सफ़र किया है। ये जो पर सीट के लिए जो लोग लड़ते हैं, अथॉरिटीज़ लड़ते हैं, उसकी वजह से प्लेयर्स के कितने से प्लेयर्स थे जिनका जो है ना टोटल अर्निंग फ़ुटबॉल की वजह से हो रही थी। और आपको पता है मेंस टीम में कुछ डिपार्टमेंट्स ने या कुछ कंपनीज़ ने टीम्स ख़त्म कर दी क्योंकि फ़ुटबॉल हो नहीं रहा था, तो उनका सोर्स ऑफ इनकम था वो ख़त्म हो गया। तो ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये प्लेयर्स को बहुत सफ़र कराता है। अच्छा, अभी तो चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं और नॉर्मलाइजेशन कमेटी है जो वो इसको हैंडल कर रही है। हारून चेयरमैन है उसके नॉर्मलाइजेशन कमेटी की। आप से अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आप नॉर्मलाइजेशन कमेटी को इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के पीएफएफ को दोबारा से बहाल किया जाए जल्द, क्योंकि जब तक वो बहाल नहीं होगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की सरगर्मियाँ वो प्रॉपरली नहीं हो सकेंगी। बैन मेरे ख्याल से हटने की वजह भी ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने ही हटाया है। तो अब जब से वापस फुटबॉल आया है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी डिफरेंट इवेंट्स करा रही है और मेरे ख्याल से वो विमेंस टीम को ज़्यादा जो है ना प्रायोरिटी दे रही है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, हारून पिछले दिन बात कर रहे थे, चेयरमैन है जो आपके, कराची में मीडिया से टॉक कर रहे थे और वो ये बात कर रहे थे कि आपके लिए फ्यूचर में भी बहुत सारे प्लानिंग्स हैं, बहुत सारे इवेंट्स हैं। तो कोई इवेंट्स अगर आपके जहन में हैं, आपको बताए गए हैं, तो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे कि फ्यूचर में कौन से आपके इवेंट है जो आप खेलने जा रही हैं? मुझे अभी जो अनकरीब होने वाला है, मेरे ख्याल से ओलंपिक क्वालिफायर्स होने वाले हैं अप्रैल या मई में, तो उसकी जो है ना अभी तैयारी हम लोग शुरू कर रहे हैं। ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए हम क्वालिफाई कर जाएंगे? इंशाल्लाह करेंगे। हमारे ग्रुप में टीम स्टफ है, लेकिन हम हमें मिल सकती है वैसे। नहीं, हमारे ग्रुप में टीम स्टफ है, बट मेरे ख्याल से हम भी पीछे नहीं हैं। जिस तरह कि हमने सऊदीया में परफॉर्मेंस दिया है ना, मुझे लगता है कि हम लोग कर सकते हैं। आपको पूरी दुनिया में, फुटबॉल की दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी टीम कौन सी दिखती है? फीमेल यूएसए। USA वो नंबर 1 के ऊपर है।
हाँ तो रैंकिंग में नंबर 1। हाँ तो वो है अच्छी, इसीलिए नंबर 1। और अगर मैं किसी फुटबॉल प्लेयर की बात करना चाहूँ तो वो कौन है? एलेक्स मॉर्गन। और मेल में? मेल में बहुत है अभी फिलहाल, क्योंकि डिफेंस खेलती हूँ तो वेन डाइक है। अच्छा, या ये कहाँ से खेलते हैं? वेन डाइक मेरे ख्याल से नीदरलैंड से खेलते थे। नीदरलैंड से खेलते हैं, ठीक है। मैं और अगर आप किसी को कॉपी करना चाहें किसी खातून फुटबॉलर को, तो किसको करेंगी? एलेक्स मॉर्गन। एलेक्स को कॉपी करेंगे। अच्छा, मैं सैफ के हवाले से बात कर लेते हैं। नेपाल का इवेंट, पाकिस्तान का मैच था इंडिया के साथ। उससे पहले हमारी टॉक शॉक हो रही थी, मुख्तलिफ आपकी प्लेयर्स के साथ बातचीत होती रहती थी और काफ़ी मुश्किल वो रात थी जिस सुबह का आपको मुकाबला था इंडिया। मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन के साथ वो इंडिया वाले मैच की जो क्लिप्स हैं जो आपके जहन में भी घूम रहे होंगे ऑब्वियसली, जो उस मैच को लेकर थे। और वो मैच पाकिस्तान ने हारा था। मैच शुरू होने से पहले और मैच हारने के बाद की जो फीलिंग्स हैं वो ज़रा हमारे नाज़रीन को प्लीज़। अच्छा, इंडिया से हमारे पहले भी ना, जैसे कि सैफ कप 2014 में हुआ था मैच, 2012 में मैच हुआ था, हम इंडिया से 6-0 हारे थे। तो इंडिया से हमारा हमेशा से जो है ना वो टाकरा रहा है कि इंडिया हमेशा से अच्छी टीम रही है। तो इस बार हम गए थे, मैच से पहले वाली फीलिंग मैं आपको क्या बताऊं कि जो प्लेयर्स मेरे साथ थे जो पुराने इंडिया के साथ मैच खेल चुके थे, हम लोगों के हालत हमारी जो है ना बहुत टाइट हुई हुई थी, क्योंकि बहुत अरसे बाद हम ये प्लेटफॉर्म पे आ रहे थे और पहला मैच उन्होंने इंडिया के साथ दिया था। खैर, जब हम मैच के अंदर इंटर होते हैं तो हम नहीं देखते कि वो इंडिया है या बांग्लादेश है या नेपाल है, हमने खेलना होता है, अपनी गेम चलानी होती है। लेकिन हम लोग 3-0 से हारे थे, कहाँ 6-0 कहाँ 3-0, और वहाँ पिछले टाइम पे हमारी ट्रेनिंग होते होते हम लोग 6-0 से हारे थे। इस दफ़ा सिर्फ 1 महीने के कैंप से गए थे। तो मेरे ख्याल से सारे प्लेयर जो वहाँ ग्राउंड से निकले थे ना, वो सारे चिन अप थे, क्योंकि हम लोगों ने अपना बेस्ट दिया था। ठीक है। तो अगर इंडिया के साथ मैच हो और दूसरी तरफ यूएसए के साथ मैच हो, तो आप कौन सा मैच खेलना चाहेंगी? यूएसए नंबर 1 है और इंडिया तो आपको पता है फिर जीतने के लिए इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे। तो आप समझते हैं कि अब आप इस पोजीशन में हैं, पाकिस्तान फुटबॉल टीम इस पोजीशन में है कि 6-0 से आप मैच हारे थे, तो आप 6-0 के साथ ही शिकस्त दे दें इंडिया को? अब 3-0 है ना, 3-0 से हारे ना, तो हम लोग 4-0 मेरे ख्याल से यूएसए से अच्छा है। हाँ, यूएसए से अच्छा, ठीक हो गया। आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए कोई मैसेज, कोई स्पेशली प्लेयर्स के लिए, वमेन प्लेयर्स के लिए, जो ख़वातीन हैं जो नई फुटबॉल के अंदर आना चाहती हैं, उनके हवाले से कोई मैसेज देना चाहें तो? मैं बस सबको ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी चीज़ का पैशन है आपको कि हम लोगों ने ये करना है, या मुझे लगता है कि किसी चीज़ में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तो गो फॉर इट। वेट मत करो किसी के अप्रूवल का, या किसी के इनिशियली सारे आपके अगेंस्ट होंगे या फिर कुछ बोलेंगे, लेकिन विद टाइम जब आप रिजल्ट दिखाते हो ना, तब सारे आपके फेवर में आ जाते हैं। वो एक स्टेप होता है, वो लेना लाजमी होता है, तो अपने आप पे कॉन्फिडेंट होकर वो स्टेप ले लो। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मलिका नूर, वाइस कैप्टन पाकिस्तान फुटबॉल टीम हमारे साथ मौजूद थी। मलिका नूर 200 मैचेस इन्होंने खेले और 95-94 गोल हैं वो अभी तक स्कोर कर चुकी हैं। हुंजा से इनका ताल्लुक है और पाकिस्तान आर्मी के साथ ये खेलती हैं। लास्ट इवेंट इनका 4 मुल्की टूर्नामेंट था जो सऊदी अरब में खेला, और पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में दूसरी पोजीशन हासिल की। पाकिस्तान वुमेन टीम इस वक्त इंटरनेशनल रैंकिंग में 160 नंबर के ऊपर मौजूद है। जो हमें बताया मलिका ने, उनके मुताबिक तो बहुत जल्दी हम इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हम टॉप 100 में भी आने वाले हैं। आज नाज़रीन हमारा ये शो है जो ये जारी रहेगा। मलिका, आपका बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से। आपसे कुछ देर पहले हमारे साथ फुटबॉल टीम की वाइस कैप्टन मौजूद थी। अब बात करेंगे बाबर आजम के हवाले से। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड बाबर आजम एक बार फिर ले उड़े हैं। 2022 का ये अवार्ड है, उनके नाम रहा। बाबर आजम पूरी दुनिया की क्रिकेट के हवाले से छाए हुए हैं। बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है। रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि बाबर आजम अजीम प्लेयर हैं। अभी तो उनकी कैरियर का आगाज़ है, अभी बहुत लंबे क्रिकेट उन्होंने खेलनी है। इससे बात करेंगे। तारिक सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक भाई, वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। वालेकुम सलाम। तारिक भाई, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के बाबर आजम आईसीसी का अवार्ड दूसरी बार ले उड़े और बहुत ज़्यादा अवार्ड्स हैं उनके नाम आते जा रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं जो उनकी तारीफ़ किए जा रहे हैं। क्या समझते हैं बाबर आजम को आप कैसे ट्रिब्यूट पेश करेंगे? क्या कहना चाहेंगे उनके हवाले से? बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जो हर सीजन और हर टीम में हमेशा नहीं होते। बहुत रेयर प्लेयर्स हैं और इस तरह के प्लेयर्स बनते नहीं हैं, ये अल्लाह की तरफ से पैदा होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इनाम है कि बाबर आजम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और इन्होंने क्रिकेट खेली। और इनका वही मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट के ये जहांगीर खान और जान खान है। जी जी बिल्कुल। इंशाल्लाह ये आने वाले वक्तों में ये पाकिस्तान को वही कामयाबियां दिलवाएंगे। अभी उनका बहुत अर्ली स्टेज है।
तो जो कामयाबियां किसी दौर में स्क्वाश में हमें जहांगीर खान और जानशेर खान साहब दिलाया करते थे, तो वही कामयाबियां हमें बाबर आजम की शक्ल में और इनकी परफॉर्मेंस से हमें देखने को मिलेंगी। तो अभी शुरू में बात हुई, एक आध टाइम इन पे तनकीद भी हुई, टीम की परफॉर्मेंस पे तनकीद भी हुई, तो मैं उस सिलसिले में एक बात करना चाहता हूँ कि देख लें कि दुनिया का क्रिकेट की हिस्ट्री का मेरा ख्याल है बहुत बड़ा नाम है, रिकॉर्ड साज नाम है ब्रायन लारा। जी जी। लेकिन उनके दौर में फतूहात का सिलसिला बहुत ही कम रहा ना वेस्ट इंडीज की टीम का, ठीक है। तो क्रिकेट की टीम बेस्ड ऑन 11 प्लेयर्स, तो ब्रायन लारा की परफॉर्मेंस वहां पे बहुत बड़ी होती थी। इसी तरह बाबर आजम की परफॉर्मेंस यहाँ पे बहुत बड़ी है, लेकिन हम कहीं ना कहीं आके हम लोग क्लैप्स करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बिल्कुल ऊपर जाके, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके हम लोग जो है वो फिर वो उस फाइनल अचीवमेंट को हम लोग हासिल नहीं कर पाते। जिस तरह हम लोग वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हैं, सेमीफाइनल्स खेल रहे हैं, एशिया कप का फाइनल तो खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग फिर वो क्लैप्स कर जाते हैं। तो ये छोटी छोटी कमजोरियां हैं, आने वाले टाइम में दूर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं पाकिस्तान की क्रिकेट का बड़ा अच्छा टाइम देख रहा हूँ आने वाले सालों में, बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तारिक भाई, बाबर आजम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं एक आला परफॉर्मेंस पे, और दूसरी बार आईसीसी का अवार्ड हासिल करने पर वो बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहिक। तारिक भाई, मैं ज़रा बात करना चाहूँगा 2022 के हवाले से। 9 मैचेस इन्होंने खेले, 680 रन स्कोर किए, 5 निफ सेंचुरियाँ, 3 सेंचुरियाँ इस टेन्योर में इन्होंने मुकम्मल की। बहुत बड़ा ये कैरियर है, एक साल के अंदर इन्होंने इतना कुछ कर लिया है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नंबर 1। नंबर 2, साथ ही आप क्रेडिट बाबर आजम के साथ एक और शख्सियत को भी देंगे जिन्होंने इनको प्रोड्यूस किया, जिन्होंने इन्हें लाहौर से उठा के इस्लामाबाद लाया और यहाँ से आके उन्होंने उनको क्रिकेटर बनाया। मैं बात कर रहा हूँ शकील शेख साहब की। क्या कहना चाहेंगे आपकी बाबर आजम को बनाने में शकील शेख साहब के किरदार के हवाले से? देखें, मैं बिल्कुल इस बात पे मुत्तफिक हूँ कि भाई क्रिकेट में 2 पैरेलल डिफरेंट लाइंस हैं। एक वो लाइन है जो क्रिकेट खेलती है, एक वो लाइन है जो क्रिकेट खेलने के लिए स्टाफ प्रोवाइड करती है, और ऑर्गेनाइजर्स का काम यही जिम्मेदारी है। उनमें पाकिस्तान के जो टॉप लाइन क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं इस्लामाबाद के, और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के, वो शेख शकील साहब हैं। उन्होंने ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि आबिद अली, हसन अली, माद वसीम और बहुत से लड़के, मुझे आज भी याद है कि 2002-03 में इस्लामाबाद की टीम ग्रेड 2 खेल रही थी और रहीम यार खान के साथ हमारा सेमीफाइनल मैच था इनका, ठीक है। और उसके बाद ग्रेड 2 से निकल के ग्रेड 1 में आना, फर्स्ट क्लास में आना और फिर इस लेवल पे आना कि पाकिस्तान को प्लेयर्स प्रोड्यूस करना, ये बहुत बड़ी उनकी कामयाबी है। और ये काम सिर्फ ऑर्गेनाइजर ही कर सकते हैं जो ग्रास रूट लेवल से प्लेयर्स को लेके चलते हैं, क्लब से लेके चलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर आगे रीजन, फिर आगे डिपार्टमेंट, फिर आगे पाकिस्तान। तो इस सिलसिले में तो कोई शक ही नहीं है कि शेख साहब ने बहुत मेहनत से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की खिदमत की और पाकिस्तान की टीम को बकायदा ऐसे नाम दिए हैं जो आज पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। आबिद अली के साथ एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हो गया, उनको हार्ट का इशू हो गया, तो मुझे लगता है वो भी कम बैक करेंगे। और इसी तरह हसन अली को आप देख लें और माद वसीम को आप देख लें कि आज भी सारी दुनिया में उनका नाम है। और बाबर आजम तो खैर अब पहचान बन गया पाकिस्तान की, जिस तरह किसी जमाने में बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हुआ करते थे, तो बाबर आजम उस लिस्ट में चले गए हैं जो एक आम प्लेयर की लिस्ट से निकलकर अब एक आलमी सतह के खिलाड़ी जो है वो उनको तस्लीम कर लिया गया बाकायदा। और उनको वनडे की टीम का आईसीसी का कप्तान भी जो है वो उसको उन्होंने नॉमिनेट किया। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी, और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे अहम मौका होता है कि उसको सही वक्त पर सही मौका मिलना। सही, और सही। वही वक्त था जब लाहौर ने बाबर आजम को नहीं खिलाया, तो शेख साहब की इस बच्चे पे नजर पड़ी और उन्होंने उसको बुलाकर इस्लामाबाद ना सिर्फ खिलाया बल्कि 2 से 3 साल डायमंड क्रिकेट ग्राउंड पे उसको वहां पे ठहराया और उसकी पूरी तरबियत की, उसको वहां पे मुकम्मल पूरा चांस दे के, तो जिसकी वजह से आज बाबर आजम है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारे जो जितने बड़े प्लेयर्स हैं, मैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप खेल रहे होते हैं तब भी, और जब आप छोड़ के जाने लगते हैं तो तब आप उन लोगों को खराज तहसीन जरूर पेश किया करें जिन्होंने आपको एक सुपरस्टार बनाने में अपनी जिंदगी वक्फ की होती है और अपना टाइम वक्फ करके आपको प्लेयर बनाया होता है। जिस तरह अजहर अली ने जाते हुए चंद लोगों के नाम लिए, उसमें भट्ट साहब भी थे, उसमें नवाब साहब भी थे। तो मैं ये समझता हूँ अजहर अली की ये बहुत बड़ी उसकी एक मेहरबानी है कि उसने ऐसे लोगों के नाम लिए जो कि उसको बनाने में, अजहर अली बनाने में जिन्होंने किरदार अदा किया। और इसी तरह बाबर आजम ने एक इंटरव्यू में भी कहा था, शेख साहब का नाम लिया था। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है कि जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हैं अगर वो क्रिकेटर्स उनको याद रखें
तो मेरा नहीं ख्याल कि ऑर्गेनाइजर्स कभी भी अपने शोल्डर डाउन होने देंगे, वो इससे ज्यादा मेहनत करेंगे और आने वाले वक्तों में इससे भी ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड करेंगे। सही सही। मैं कुछ बात करना चाहूँगा PSL 8 को के हवाले से। 13 फरवरी से शुरू हो रहे 4 बड़े शहर हैं जहाँ पे ये इवेंट खेला जाएगा। मुल्तान में इसकी इनाग्रेशन है वो करवाई जाएगी, इफ्तिताही तकरीब मुल्तान में होगी और 11 मैचेस दिए गए रावलपिंडी को। इस बार की खास बात ये कि 3 स्पेशल मैचेस हैं वो वमन के होंगे, वो पिंडी में ही होंगे। PSL 8 के हवाले से तारिक भाई क्या कहना चाहेंगे? एक रंगारंग इवेंट है, पाकिस्तान में शुरू होने जा रहा है एक बार फिर से, और पाकिस्तान PSL एक बड़ा ब्रांड है, दुनिया के जितनी भी लीग्स हैं उसमें दूसरे नंबर के ऊपर हम राजमान हैं और ऐसा लगता है जैसे जल्द ही इंशाल्लाह PSL IPL के कहीं ना कहीं आके इक्वल ज़रूर खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि PSL इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में हम लोग दूसरे नंबर पर, हो सकता है फाइनेंस के मामले पर हम दूसरे नंबर पर हों, लेकिन शफाफियत के मामले के ऊपर और प्लेयर प्रोड्यूसिंग के मामले के ऊपर शायद हम दुनिया में पहले नंबर पर होंगे। और इसका सेहरा भी जो है नजम सेठी साहब को जाता है। बहुत सारे चेयरमैन ज़का अशरफ साहब थे, उनसे पहले शहरियार खान साहब थे। उन लोगों ने ख्वाब जरूर देखे, लेकिन इन ख्वाबों पर मुकम्मल तौर पर जो काम किया वो सेठी साहब ने काम किया, ठीक है। और उन्होंने इसको शुरू कराया और इसके लिए मेहनत करके इन्होंने इसको ग्राउंड पर लेकर आए और अब इसका 8वां एडिशन होने जा रहा है। इसकी मुल्तान में तकरीब है। मुल्तान हमारा इलाका है, साउथ पंजाब का इलाका, और आप लोग यकीन करें कि तल धरने की जगह नहीं होगी मुल्तान में। आप देख लीजिएगा, अच्छा, कि पूरा ग्राउंड पैक, ग्राउंड जैम पैक ग्राउंड होगा। मैं आपको श्योर करता हूं मुल्तान का, जब भी मुल्तान में मैचेस हुए हैं T20 के, नेशनल लेवल के भी अगर हुए हैं, तो वहां पे बहुत क्राउड आया। तो अब वही टीम है जिस टीम ने PSL को शुरू किया था। आज फिर क्रिकेट पाकिस्तान की उन्हीं लोगों के हाथ में है। जब क्रिकेट PSL शुरू हुई तो नजम सेठी साहब थे और शेख शकील साहब उनके साथ थे और बाकी टीम उनके साथ थी, और आज फिर वही लोग उनके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। तो आप देखेंगे कि PSL 8 जो है इस दफा फिर उन्हीं बुलंदियों पर होगी जिसका ख्वाब सेठी साहब ने देखा था और जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी। और इसकी बड़ी जबरदस्त तकरीब होगी इंशाल्लाह ताला। और उसमें सेठी साहब ने पहले दिन ही फैसला कर दिया, जी मेरा बेटा इसका गीत नहीं गाएगा। हालांकि मैं इस शक में नहीं हूँ, अगर कोई भी अच्छा फनकार है और वो परफॉर्म कर रहा है और लोग उसको सुनना चाहते हैं, तो सिर्फ आप उनको इसलिए महरूम कर दें कि जी ये मेरा बेटा है, तो मैं इनको नहीं जो है वो परफॉर्म करने दूंगा, तो मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं। बड़ा फनकार अगर किसी बड़े इंसान का बेटा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पूरा जो है वो मौका मिलते हुए उसको अपनी परफॉर्मेंस का मौका मिलना चाहिए। लेकिन सेठी साहब क्योंकि माशाल्लाह उनका अपना विजन है, तो जो भी उन्होंने फैसला किया बेहतर किया। लेकिन अली सेठी भी एक बहुत बड़ा फनकार है और उसने पाकिस्तान में नाम पैदा किया। तो मेरा ख्याल है कि PSL 8 और मुल्तान, आप भी उधर होंगे इंशाल्लाह ताला, हम भी उधर होंगे और एक खूबसूरत मेला होगा। बिल्कुल ठीक होंगे, बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। बिल्कुल, रक्स में सारा पाकिस्तान होगा, क्योंकि क्रिकेट गेम ही ऐसी है कि जो पूरा पाकिस्तान पसंद करता है और PSL ब्रांड है और इस ब्रांड को पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। दुनिया के सारे स्टार्स पाकिस्तान के ग्राउंड्स के ऊपर खेलते हुए नजर आएंगे। हमें ज्वाइन किया है हाफिज़ इमरान ने, स्पोर्ट जर्नलिस्ट। हाफिज़ भाई वेलकम करते हैं शो में। बहुत शुक्रिया जी नवीद साहब। हाफिज़ भाई, एक बड़ा रंगारंग इवेंट होने जा रहा है, उस पर तो हम तारिक भाई से बात कर ली। मैंने आपके लिए स्पेशली एक सवाल रखा हुआ है। वहाब रियाज हैं आजकल बड़े फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो वो मिनिस्टर बन में पंजाब के, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि रमीज़ राजा के दौर में जो सिलेक्शन हुई है वो गलत की गई है। उन्होंने कहा कि शायद इमाद वसीम हैं, शोएब मलिक हैं, सरफराज हैं, उनको मुंतखब सिर्फ इसलिए नहीं किया गया था कि ये ओवरेज थे। वहाब रियाज कहते हैं कि टीम के अंदर सिलेक्शन एज के हवाले से नहीं, परफॉर्मेंस के हवाले से होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, वहाब रियाज का जो स्टांस है उसको लेके? देखिए, एक तो राजा साहब चले गए हैं, जो उन्होंने किया वो उनके साथ ही दफन हो गया। सही। अब उसके जो मुज़र असरात हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा, वो बुनियादी तौर पर तो ये है कि आपके पास प्लेयर्स की पूल खराब हुआ, प्लेयर्स का, खिलाड़ियों के अपने करियर खराब किए। वो सिर्फ राजा साहब ने नहीं किया, उनसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी किए। सही। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि उन्होंने सवालात उठाए हैं मोहम्मद आमिर के हवाले से, उनकी अपनी कारकर्दगी के हवाले से, और फिर सरफराज अहमद के हवाले से। देखिए, एक कमबैक हुआ सरफराज अहमद का और उन्होंने परफॉर्म कर दिया, तो इसका मतलब तो ये है कि आपने रास्ता रोका हुआ था। लेकिन इसके साथ दूसरा पहलू ये भी है कि उनकी जगह पर जिन्होंने खेला, आप देखें कि उनकी भी शानदार बहुत कारकर्दगी रही है। मोहम्मद रिजवान की, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कई एजाज़ात जीते हैं और दुनिया भर में अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली है।
सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप बेहतर सिलेक्शन पॉलिसी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। आप कभी भी सिलेक्शन से लोगों को खुश तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि आपके पास अगर 2 बॉलर्स आपके अनफिट हो जाते हैं तो आपकी बॉलिंग नजर नहीं आती कहीं पर भी। तो फिर सवालात उठते हैं कि क्या ये पाकिस्तान की बेस्ट अवेलेबल थी, क्या पाकिस्तान के बेस्ट अवेलेबल पाकिस्तान के ग्राउंडों में तो नहीं फिर रहे हैं, कहीं और तो नहीं खेल रहे हैं जाके, और अगर कहीं और जाकर खेल रहे हैं पाकिस्तान की टीम को दस्तयाब नहीं है, लेकिन वो इतने अहल और बासलाहियत हैं जैसा कि मोहम्मद आमिर हैं, जैसा कि वहाब रियाज हैं, जिनका आपने जिक्र किया है, तो फिर उनको पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए। सबसे पहले पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए। वो मेरिट पर पूरा उतरते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, उनकी फिटनेस अच्छी है, उनकी फिजिकल फिटनेस ठीक है, वो विकेट्स ले रहे हैं, उनका रिदम अच्छा है, तो उनको पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए। आप अपने मनपसंद लोगों को बार बार अगर कम बैक करवाते रहें और जो बाहर बैठे हैं उनके ऊपर आप नजर न डालें, तो फिर ये सवाल पैदा होता है, यहाँ पर शुकूक शुबात पैदा होते हैं कि आपकी जो सिलेक्शन पॉलिसी है वो इंसाफ के तकाज़ों पर नहीं है, उसकी बुनियाद मेरिट नहीं है, उसका जो पैमाना है वो विकेटिंग या रन्स नहीं है, उसका पैमाना कुछ और है। तो ये सवालात उठते हैं, और जब आप को नज़रअंदाज किया जाता है, और जब आपने देखा कि हारिस और शाहीन का मामला हुआ था, तो पाकिस्तान की बॉलिंग अपनी होम सीरीज में देख लें आप, हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ और पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ जो हम खेले हैं, तो वो बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर जो बाहर बैठे लोग हैं उनको यकीनी तौर पर यह एहसास होता है कि शायद पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। अगर मौका मिलता है तो कम अज़ कम जब आप मैदान में जाते हैं, बाउंड्री के अंदर चले जाते हैं, तो वहाँ पर तो कोई आपको नहीं बचा सकता। रन करेंगे तो बचेंगे, आप विकेटें लेंगे तो बचेंगे, नहीं बच सकते हैं। लेकिन बाहर बैठते हैं जब आपके पास एक ऑप्शन होता है कि मौका मिलता तो हो सकता है सरफराज जैसी कारकर्दगी दिखा देते हैं, मौका मिलता। इमरान भाई, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, वहाब रियाज ने 6 मैचेस में 12 विकेटें ली हैं और वो बीपीएल में नंबर 1 विकेट टेकर मौजूद हैं, जबकि मोहम्मद आमिर 5वें नंबर के ऊपर मौजूद हैं। इन्होंने 8 मैचेस में 9 विकेटें ली हैं। दोनों जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं उन्होंने कमाल कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं, इन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम में वापस लेना चाहिए? नजम सेठी साहब तो कहते हैं कि अगर आमिर खेलना चाहे तो वापस आ सकते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट अज खुद ली है उन्होंने। ये ज़रा मुश्किल है कि आप फौरी तौर पर पाकिस्तान की टीम में ले लें बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। देखिए, जो आपकी अपनी क्रिकेट है, सही असल पैमाना और मयार तो वही होता है। और दूसरी बात यह कि जो मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज जैसे बॉलर्स हैं ना, इनके लिए ये 1-2 विकेट, ये 5 मैचेस में भी कोई विकेट ना लेना तो इनकी फिर भी वापसी की राह रहती है, क्योंकि इनकी सलाहियतों में कोई किसी को शक नहीं है जी। आपकी सम टाइम रिदम अच्छा नहीं होता, सम टाइम लक फेवर नहीं करती आपको विकेट के मामले में। तो ये चीजें देखने वाली, अगर कोई ट्रू क्रिकेटिंग सेंस रखता है, हकीकी तौर पर खेल की समझ बूझ रखता है ना, तो वो सिर्फ 1-2-3 मैचेस की कारकर्दगी को नहीं देख रहा होता, वो देख रहा होता है कि आने वाले 4-5 महीनों में ये कहाँ पर पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जो सलाहियत है, इनकी अहलियत पर तो कोई शक नहीं है किसी को। ठीक है, अगर फॉर्म में है, रिदम अच्छा लग रहा है, तो फिर आप उनको मैक्सिमम पाकिस्तान के लिए मौके दें। पाकिस्तान की क्रिकेट में PSL आ रही है, उसके बाद आप देखें कि अगर यहाँ पर खेलते हैं तो फिर आपको एक चीज़ ज़रूर नज़र आती है कि कम अज़ कम इस फॉर्मेट के लिए तो ठीक है। फिर जब आपने वनडे क्रिकेट में जाना है तो आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी लंबी बॉलिंग करवाई जाए, वो चीज़ें चेक करके आपको एक दरवाज़ा ज़रूर खोलना चाहिए। सिर्फ एक नंबर्स के ऊपर के 35, 36, 37 हैं तो उसकी बुनियाद के ऊपर दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। आप लियोनेल मेसी को देख लें, आप रोनाल्डो को देख लें, रॉजर फेडरर को देख लें, किस उम्र तक वो खेलते रहे। तो ये जो, अगर आपकी जिस्म आपका इजाज़त देता है, आप की कारकर्दगी ऐसी है, तो फिर दरवाजे बंद करना तो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के दरवाजे बंद करने के मुतरादिफ होगा ना जी। ठीक है। अरुण भाई, हाफिज़ भाई, मैं आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा। हारून रशीद साहब हैं, उनको चीफ सेलेक्टर मुकर्रर किया गया है, उनके साथ जो दीगर मेंबर्स होंगे वो उनके बाद में उनकी नॉमिनेशन भी कर ली जाएगी। क्या समझते हैं ये सिलेक्शन कैसी है? चीफ सेलेक्टर उनको मुंतखब किया गया है, साथ में मज़ीद कौन से लोग होने चाहिए, या सिर्फ हारून रशीद के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि इनकी सिलेक्शन ठीक है? देखें, सिलेक्टर की सिलेक्शन कैसी है इसका फैसला तो होगा जब वो टीम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कैसी टीम सेलेक्ट करते हैं, किन खिलाड़ियों को लेके आते हैं, और उनकी सिलेक्शन कमेटी में कौन लोग आते हैं, ये एक बड़ी, मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि ये फैसला तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करना है कि वो किन लोगों को लाते हैं। हाँ, उन्हें बेहतर लोगों का इंतखाब जरूर करना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी है, अच्छे लोग मौजूद हैं, उनको लाना चाहिए। और हारून रशीद साहब के सामने टास्क है, उनके सामने मसाइल भी हैं, और वो दहाइयों से पाकिस्तान की क्रिकेट को फॉलो कर रहे हैं, हर लिहाज से वो पाकिस्तान की क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। उनके लिए एक इम्तहान ज़रूर है, इसको देखते हुए कि हमारी होम सीरीज़ भी हैं, फिर
बड़ा 2023 में इसी साल में 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप भी है। तो पाकिस्तान को एक अच्छी टीम की तश्कील के लिए और फिर कप्तानी के मसाइल भी आपके सामने हैं। आपने देखा कि अभी हाल ही में जो हमने सीरीज खेली उसमें किस किस्म के इश्यूज आए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये कोई आसान सिलेक्शन कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन जो वर्ल्ड कप ईयर होता है उसमें ज़रा मुश्किल हो जाती है। और फिर वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको देखें कि आई बॉल्स कितने हो जाते हैं जब पाकिस्तान इंडिया में खेलते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान की टीम अपने सारा इवेंट इंडिया में खेलती है, तो बहुत ज़्यादा दबाव दीगर मामला पर भी आता है। तो अब देखना ही है कि वो सिलेक्शन कैसी करते हैं। सिलेक्शन ठीक करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं ठीक करेंगे तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने ठीक किया है। वो तो जब मौका आएगा, जब वो अपनी पहली असाइनमेंट करती हैं, टीम अनाउंस करेंगे तो उसके ऊपर बात होगी, यकीनी तौर पर होगी। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ इमरान स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। मैं तारिक भाई आपकी तरफ आना चाहूँगा और मैं दोबारा अगेन ये सवाल आपसे करना चाहूँगा, जो चीफ सेलेक्टर की सिलेक्शन हुई है इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो हाफिज़ भाई ने दे दिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये कैसी सिलेक्शन है? ठीक है, दीगर 7 मेंबर्स किन को होना चाहिए? देखें, ये एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए नए और पुराने लोगों का, जो पाकिस्तान की टीम की तश्कील करे। सही, ठीक है। उसमें रिसेंटली जो बिल्कुल लेटेस्ट फॉर्मेट को जानते हैं वो लोग भी होने चाहिए, जो दरमियान वाले इरा को जानते हैं वो भी लोग होने चाहिए, और जो लोग मैच्योर लोग हैं, सीनियर लोग हैं, उनको भी होना चाहिए। देखें, ये एक मुल्क के लिए टीम का इंतखाब हो रहा होता है, तो उसमें हर कैटेगरी से लोगों को होना चाहिए ताकि हर कैटेगरी की नुमाइंदगी उसमें हो जाए। ठीक है। आपने अंडर 19 की टीम भी बनानी है, अब उसके लिए अलग सिलेक्शन कमेटी बनती है या नहीं बनती है एक अलग बात है, लेकिन आपने हर लेवल से लेके आपने टॉप लेवल तक जाना होता है। और जो अहम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि चाहे वो हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, ये सब परफॉर्मेंस बेस्ड गेम है ना। जो परफॉर्म करेगा वो एरिना के अंदर रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो एरिना में बाहर हो जाएगा, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजर है, चाहे वो कोई ओहदेदार है, चाहे वो कोई प्लेयर है। ठीक है ना जी। तो अब तो मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया हुआ है कि आपकी एक छोटी से छोटी बात को वो नोट करता है, आपकी एक छोटी से छोटी परफॉर्मेंस को वो नोट करता है कि जी ये प्लेयर क्यों आया, ये प्लेयर क्यों बाहर हुआ, ये प्लेयर कैसे आया, कैसे बाहर हो गया। ठीक है ना जी। तो अब हर परफॉर्मेंस जो है वो मैं ये समझता हूं कि अब परफॉर्मेंस कमेटी का जो है वो एक बराए नाम एक ओहदा रह गया हुआ है। बेसिकली पूरा पाकिस्तान ही अब सिलेक्टर हो गया हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। सिलेक्टर हो गया हुआ है, हर एंकर, स्पोर्ट्स एंकर एक सिलेक्टर हो गया हुआ है, उसकी अपनी टीम है। और 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग। बिल्कुल आपकी बात को सेकंड करता हूँ। जब टीम की सिलेक्शन अगले दिन होना होती है, उससे पहले ट्विटर के ऊपर आप देखें कि हर बंदे ने अपनी एक प्लेइंग 11 बनाई होती है, और वो ये समझता है कि शायद पाकिस्तान की ये प्लेइंग 11 होनी चाहिए। वाकई ऐसा ही है कि सिलेक्शन अब काफ़ी इस हवाले से काफ़ी मुश्किल हो गई है कि हर बंदा खुद ही सिलेक्टर है, वो खुद ही अपनी सिलेक्शन कर लेता है, और चीफ सिलेक्टर का काम बहुत थोड़ा सा रह जाता है शायद। और अगर आप देख लें कि जो ट्विटर पे पूल चल रहे होते हैं या फेसबुक पे पूल चल रहे होते हैं या मुख्तलिफ मीडिया हाउसेज में पूल चल रहे होते हैं, तो 97-98% सिलेक्शन उन्हीं पूल्स पे बेस्ड हो रही होती है। कहीं पे 1-2 प्लेयर्स का डिफरेंस हो रहा होता है बस, बाकी तकरीबन हर बंदे को पता है कौन परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो भी आपने हाफिज साहब से सवाल किया था ना बांग्लादेश की परफॉर्मेंस का, और हमारे प्लेयर वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं, देखें मैं ये कहता हूं कि आप इज्जत दें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को। सही है कि जो लोग पाकिस्तान के डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं आप उनको इज्जत दें, एहतराम दें, और जब वो परफॉर्म करें फिर उनको आप शौशकील को देख लें। ठीक है, उसने परफॉर्म किया, आगा सलमान ने परफॉर्म किया, फिर नीचे आके उन्होंने परफॉर्म किया, फिर पाकिस्तान की टीम में परफॉर्म किया। तो अभी 2 दिन पहले वसीम अकरम भाई ने भी यही बात की थी एक किसी जगह इंटरव्यू देते हुए, तो उन्होंने ये कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना मजबूत होना चाहिए और 4 रोजा क्रिकेट प्लेयर्स को खेलनी चाहिए ताकि उसकी फिटनेस का मेयार इतना हो। अब हम बात करते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, 1 घंटे का फॉर्मेट है, और जब इन्हीं प्लेयर्स को हम लोग 5 दिन के फॉर्मेट में लेके आएंगे ना, तो ये पहले दिन दूसरे दिन ये क्लैप्स कर जाएंगे। तो पहले अपने आप को उस स्टैंडर्ड पे आप रखें। देखिए जेम एंडरसन कहीं भी मेरा ख्याल है T20 नहीं खेलता, लेकिन आप देख लें वो आज भी टेस्ट का सबसे बेस्ट बॉलर है पूरी दुनिया का, और एज उसकी 40 साल होगी। ठीक है ना जी। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग T20 में परफॉर्म करें, टेस्ट में खेल जाए, तो उसका नतीजा हम लोग देख चुके हैं कि हमारे मेजॉरिटी फास्ट बॉलर कितनी जल्दी क्लैप्स कर गए ग्राउंड में और अनफिट हो गए। हाँ जी, इवन के न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, हालांकि मौसम भी अच्छा था और अगर शदीद गर्मी होती तो हम लोग हमारा पता नहीं क्या बनता। लेकिन खैर इंशाल्लाह ताला मुझे लग रहा है कि जो अब मैनेजमेंट कमेटी आई है, जो ये फॉर्मेट लाना चाह रहे हैं, तो इससे जो हमारे एक पाइपलाइन में एक वैक्यूम पैदा हो गया था, जो पीछे से प्लेयर्स आके आगे प्रोड्यूस हो रहे थे नेशनल लेवल की टीम तक, वो सिलसिला रुक गया हुआ था।
तो इंशाल्लाह ताला वो जैसे ही बहाल होगा तो आप देखेंगे कि पीछे आपके ग्रास रूट लेवल से बहुत सारे प्लेयर आना शुरू हो जाएंगे। बस एक दो सीजन कंसिस्टेंसी की बात है कि आप उस पाइपलाइन को जहां पे ब्लॉकेज आ गया वो उसको एक दफा खोल के उसमें से रन थ्रू करें, तो आप देखें फिर आपका पूरे पाकिस्तान से आपको टैलेंट मिलेगा। 16 रीजन्स हैं, डिपार्टमेंट्स आगे आ जाएंगे। मैं बिल्कुल मैं यही सवाल करना चाह रहा था तारिक भाई आपसे कि डिपार्टमेंट को भी खतूत लिख दिए गए हैं और कुछ डिपार्टमेंट ने आपको वापस बैक भी किया है। उन्होंने कहा कि हम खेलना चाहते हैं। शायद ऐसी खबरें भी आ रही हैं कुछ डिपार्टमेंट अब नहीं आना चाह रहे, इंटरेस्टेड नहीं है। क्या समझते हैं कैसा रिस्पॉन्ड है पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो डिपार्टमेंट खेलना चाह रहे हैं वापस से? देखिए मेरा एक मशवरा है, मैंने शेख साहब से भी बात की थी कि इस वक्त देखिए पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा है वो रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है। सही। हम लोग फोकस कर रहे हैं गवर्नमेंट के इदारों की तरफ के, बैंक आ जाएं और सुई गैस आ जाए, वापडा आ जाए। देखिए बेसिकली हमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ भी फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉफिट टेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप उसमें बैरिया टाउन को ले लें, ठीक है जी, आप उसमें डीएचए को ले लें, आप उसमें अलीम खान साहब की जो है प्रॉपर्टी बिजनेस है उसको देख लें। बल्कि इन लोगों को तो पाबंद करना चाहिए कि आप जो अपनी सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी बनाएं उस लेवल के हिसाब से उसके अंदर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टैंडर्ड का एक ग्राउंड पूरा तैयार करें। सही। और बैरिया वाले हैं या डीएचए वाले हैं उनको तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम तैयार करना चाहिए ताकि हमारा ये मुल्तान और पिंडी लाहौर से निकल के हम लोग बैरिया में जाएं, वलेंशिया में जाएं हम लोग, और जितनी बड़ी बड़ी डीएचएस में जाएं हम लोग, वहां पे हमारे टेस्ट सेंटर्स बने हुए हों और हमारा लोड जो है वो क्रिकेट बोर्ड से कम हो जाएगा और इनकी टीमों को आना चाहिए। देखिए आप सिर्फ कुछ नहीं, और इसी तरह मैं एक मिसाल करता हूं, कोका कोला है, देखें पूरे पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है। इसी तरह यूनिलीवर पूरे पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है। एंग्रो फूड्स जो है और एंग्रो यूरिया ये पूरे पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं। तो इनकी टीम्स को इस तरफ लाना चाहिए, इनको इस तरफ लाना चाहिए। और फौजी फर्टिलाइजर है, आप इनके ग्राउंड आके देखें, हमारे एरिया में बने हुए फौजी फर्टिलाइजर का आगे, एंग्रो का आगे ग्राउंड देखें, फातिमा का, तो यकीन करें दिल खुश हो जाता है। तो इनको कहना चाहिए, इनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। ये प्रॉफिट टेकिंग इदारे हैं, गवर्नमेंट के इदारे तो वैसे ही बेचारे इस वक्त माली बहरान का शिकार हैं। ठीक हो गया। तो इन लोगों को आगे लाना चाहिए। स्पेशली मैं फिर वही बात करता हूं, जो प्रॉपर्टी टाइकॉन्स है उनको कहना चाहिए कि आप अपनी टीमें बनाएं और अपने स्टेडियम्स बनाएं और वहां पे पूरी क्रिकेट हो, फर्स्ट क्लास के मैचेस हो वहां पर। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग नहीं मानेंगे, वो डेफिनेटली मान जाएंगे। तो क्योंकि वो लोग अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं, उन्हें तो गवर्नमेंट से इजाजत लेने की भी जरूरत नहीं है। तो वो अपनी टीमें, जिस तरह अभी गनी ग्लास का दौरा किया है शेख साहब ने, और इसी तरह उमर एसोसिएट्स है, फिर इसी तरह कैंडीलैंड की टीमें थी, इन लोगों से बात करके, इन लोगों को इंगेज करके, तो अगर हम लोग थोड़ी सी मेहनत कर लें तो मेरा ख्याल है कि हम लोग इसी साल डिपार्टमेंट की 18 से 20 टीमें खड़ी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ मौजूद थे तारिक सरवर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने बात की पाकिस्तान सुपर लीग 8 है जो वो शुरू होने जा रही है 13 तारीख से पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों के अंदर। साथ ही बात की हमने फ़ुटबॉल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, ये कहना था मलिका नूर का। वो कहती हैं कि पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम में बहुत जल्द 160वें नंबर से टॉप 100 के अंदर आएगा। आज के शो से अपने होस्ट नवीद खोखर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।